इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं बात वेनेजुएला की राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़ी खबर की। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को अपनी बड़ी कामयाबी बताने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा ही बेताब नजर आ रहे हैं। अपने हालिया बयान में ट्रंप ने दो देशों को खुले तौर पर धमकी दी है, जिनमें से एक अमेरिका का पुराना और भरोसेमंद सहयोगी है। ट्रंप ने न सिर्फ ग्रीनलैंड का दावा ठोका, बल्कि कोलंबिया को लेकर भी सख्त लहजे में बात कर संभावित सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड इस समय बेहद रणनीतिक इलाका है, जहां रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि ग्रीनलैंड को डेनमार्क संभाल नहीं सकता। ट्रंप का यह बयान इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि ग्रीनलैंड अमेरिका का नहीं, बल्कि डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। डेनमार्क अमेरिका का पुराना नेटो का सहयोगी है और ट्रंप ने यह दावा किया है कि यूरोपीय संघ भी चाहता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में ले ले। हालांकि इस दावे की यूरोप के किसी भी देश ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के एक विशेष आलेख की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर का 11 जनवरी को दौरा करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर सोमनाथ में वर्ष भर गतिविधियां आयोजित किए जाने की योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ में अनेक आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियां होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विदेशी आक्रमणकारियों के कई हमलों के बाद पुनर्निर्मित किया गया यह मंदिर भारतीय सभ्यता की अदम्य भावना का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लिखे एक ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सभ्यता की अदम्य भावना का सोमनाथ से बेहतर उदाहरण कोई नहीं हो सकता। यह मंदिर बाधाओं और संघर्षों को पार करते हुए गौरव के साथ खड़ा है। और अब बात दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अभिनंदन करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। विधानसभा का यह सत्र पॉलिसी और डिलीवर के लिए बुलाया गया है, जहां महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं, खासकर प्रदूषण जैसे मुद्दों पर, जिन पर सरकार ने सभी को चर्चा के लिए बुलाया है। सभी विधायकों को चर्चा में, बहस में हिस्सा लेना चाहिए और दिल्ली को बेहतर समाधान के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है और ये जिम्मेदारी है हमारी कि हम इसके हर पल का इस्तेमाल दिल्ली की भलाई के लिए करें। देखिए, ये सत्र दिल्ली की विधानसभा का महत्वपूर्ण सत्र है और आज एलजी का अभिभाषण होगा। सरकार के कार्यक्रमों के बारे में एलजी चर्चा करेंगे और डिटेल में बाकी सब बातें अभी आपसे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जी भी बात करेंगे ही। दिल्ली की विधानसभा का जो ये सत्र है, इसमें दिल्ली के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने के लिए विधानसभा बुलाई गई है। 4 दिन की विधानसभाएं स्पेशल सेशन गाली देने के लिए बुलाए जाते थे। वो पहले तो बधाई देता हूँ। ये नए साल के अंदर पहला सेशन है। माननीय उपराज्यपाल जी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। माननीय उपराज्यपाल जी आज सदन में अपनी बात रखेंगे। हम सब के लिए बड़ा एक गौरव का विषय है कि पिछले लगभग 11 महीनों के अंदर रेखा गुप्ता जी की सरकार ने अनेकों ऐसे काम किए हैं जो पिछली 11 साल की सरकार करने में नाकाम रही। अगर मैं कहूं कि पिछले 11 सालों में जो सरकार नहीं कर पाई, रेखा गुप्ता जी ने वो 11 महीनों में संभव किया है। चाहे वो कूड़े के पहाड़ों को हिलाने के और ख़त्म करने की तरफ दिशा पकड़नी हो, चाहे दिल्ली के अंदर जरूरतमंद लोगों के लिए
अटल कैंटीन खोलनी हो, चाहे दिल्ली के अंदर गरीब लोगों का, ज़रूरतमंद लोगों का इलाज हो सके, उसके लिए 10 लाख रुपए रखना हो, और ख़ास तौर पर जो हमारा एससी भाईचारा है उनकी आय सीमा 2 लाख तक की जो थी उससे वो सिर्फ बेनिफिट ले सकते थे, उसको बढ़ाकर और लगभग 2.5 गुना 3 गुना तक भी उसको उन लोगों को दायरे में लाना हो। इससे लाखों लोग और भी कम सीमा में जो ज़रूरतमंद लोग थे उनकी सीमाएं बढ़ गई हैं और लाखों लोग इसमें बेनिफिट ले पाएंगे। ऐसे अनेकों काम किए हैं, इसके लिए हम रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद भी करते हैं। विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र में सभी का अभिनंदन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि पक्ष और विपक्ष सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं और विधानसभा का यह सत्र जो है वो पॉलिसी और डिलीवरी के लिए बुलाया जाता है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक और चर्चाएं यहाँ होंगी। विशेष रूप से मैं ये समझती हूँ कि पॉल्यूशन जैसा विषय जिसमें सरकार ने स्वयं से होकर के चर्चा पे आमंत्रण दिया है और सभी विधायक इसमें सार्थक रूप में अपनी भूमिका निभाएं और दिल्ली को बेहतर समाधान देने के लिए हम सब काम करें। दिल्ली के भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब की जिम्मेदारी है कि इसका एक एक क्षण हम लोग उपयोग करें दिल्ली के हित में। और चलिए आपको लिए चल रहे हैं चंडीगढ़, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की। एक प्रस्ताव पारित किया गया और प्रस्ताव जिसमें जो उन्होंने रखा है तो कोई आंकड़ा दिया, कोई आंकड़ा भी नहीं है उसके अंदर और न ही कोई तथ्य था। गुमराह करना है और गुमराह करके लोगों के बीच में एक झूठ है। मैं आज एक बात कहना चाहूंगा, अब नहीं चलेगा। लोग समझ चुके हैं इनके झूठ को भी, लंबे समय तक नहीं चलता। बार बार अगर कोई झूठ मैदान में उतरेगा लोहेंगे वही तो इसकी बात भी नहीं सुनने। शुद्ध राज प्रस्ताव लेकर के आए विधानसभा के अंदर। साथियों, यह विषय देश के करोड़ों श्रमिकों, किसानों और मेहनत कश परिवारों के साथ ये जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर गठबंधन के लोग झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, हम सब ये जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास एक और ऐतिहासिक कदम हुए। विकसित भारत राम जी इस योजना है। मैंने कहा है कि समय समय पर इसमें बदलाव होते रहे हैं। ये बदलाव ऐसा नहीं है कि ये पहला ही बदलाव है, इन्होंने भी बदलाव किए हैं, परंतु इस योजना ने पुरानी पड़ चुकी मनरेगा का उसी का स्थान इस योजना ने लिया है। मनरेगा योजना मैं बताना कि लगभग 20 वर्ष पहले इसको शुरू किया गया था, 20 साल पहले मनरेगा और ऐसी ही कई योजनाओं की प्रकृति ही ऐसी थी, किया जाता है, पारित किया जाता और लागू किया जाता है और इसमें सुधार भी किया जाता है। इसकी ऐसी प्रकृति है।
किसी योजना में रह गई अथवा समय की मांग कोई उसमें सुधार करना है, या ऐसी मांग के अनुसार उन कमियों को सुधारना है, क्योंकि ज्यों-ज्यों समय बदलता है सारी हर चीज बदलती है और उसमें सुधारना ये नीति निर्माण का एक हिस्सा भी है। और मनरेगा भी इसी मामले में अलग नहीं है। साथियों, मनरेगा के अंतर्गत कई समस्याएं सामने आई। श्रमिकों के बजाय मशीनों का उपयोग करना, आप सब देख रहे हैं, आपको जानकारी भी है कि एक समय था इनका तो शुरू कर दी, परंतु मनरेगा शुरू कर इसमें इतना बड़ा एक कमी देखने को मिली कि जो श्रमिक था उसको तो मिलता था, मशीन से काम करवा लेते थे, पता नहीं किसके नाम पर देते थे, और वो पैसा को कहीं न की जेब में चला जाता था, वो श्रमिक के पास नहीं जाता था। मशीनों से काम करवाना, बजट का अत्यधिक बजट के ऊपर जोर था इनका। पहले से पूर्ण की गई परियोजनाओं को दोबारा करना, भी एक योजना बना दी के लिए उसी योजना को दोबारा तोड़कर फिर शुरू कर। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज पहली बार गोरखपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने विभिन्न चौराहों से होते हुए बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय तक का रूट तय किया, जहां रास्ते में कई दर्जन चौराहों पर उनके भव्य स्वागत की व्यवस्था की गई थी और वहां पर उनका स्वागत किया गया। शाम को पंकज चौधरी गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन और पूजन भी उन्हें करना। पंकज चौधरी के साथ आप देख रहे हैं वहां के सांसद रवि किशन भी मौजूद हैं। उस मजदूर मनुख ਨੂੰ अपने गले ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, परवाह नहीं ਕੀਤੀ, गले ਨਾਲ ਲਾ के आख्या क्लियर नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जयपुर राजस्थान में आयोजित टीआई ग्लोबल समिट में सहभागिता है और वहां इस वक्त वो संबोधित कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म है सभी राज्यों के लिए समान रूप से आगे बढ़ने के लिए। अच्छा कौन सा मौका मिलेगा, और हम विश्व के परिदृश्य पे देखें, विश्व के हर देश के अंदर वर्तमान के ग्रोथ रेट क्या कह रही है, वहां की आज की कल की और उमड़ती घुमड़ती घटाएं उनके आती दिखाई दे रही है। कल की आहट सुनाई दे रही कि होगा, और हम अपने इस चुनौतियों के बीच, ये इससे ज्यादा पुरानी नहीं है, 10-11 साल की शासनकाल के कहां से कहां देश आगे आए, चौथे नंबर से तीसरे तरफ की पहुंच ही रहे, और ये ज्यादा देर ली है। अब 1, 2, 3 तो हो ही रहा है। तो अब हमको मालूम है, ने अपने वजन से रसिया को टूटते देखा है। अवस्थाओं के बलबूते पर हमारी आंखों के सामने पहले वर्ल्ड बैंक के माध्यम से इकोनॉमी लोगों ने कब्जा करते हुए भी अपना एक नया साम्राज्य किया है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोगों का चरित्र दे रहा है कि लोकतंत्र क्या होता है, कैसे होता है। और हमारा तो अब वहाँ है जहाँ लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा का दीपक जला करके आनंद ले रहा है। इसलिए जियो और जीने दो की भावना लेके भी चल रहा है, लेकिन इस बात का भी कि हम अपने इस नए प्रकार के व्यवसाय के माध्यम
कई लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहा है। ये आप सबको मैं इसकी बताऊं, आपके अपने हौसलों से, इन संस्थानों के माध्यम से, हमारे उद्योग धंधों से, हमारे व्यापार, कई लोगों की जिंदगी में अगर उजाला होता है, सुखद सा है, तो इससे अच्छा पवित्र काम क्या हो सकता है। और इस सरकार के नाते से अगर कोई बात कहता है तो ये बात सही है। मेरे लिए हमारे राज्य में आज अपने मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सबसे हमारी सरकार बनी। इसरो में 18 प्रकार की पॉलिसी तो हम लेके आए, फिर अपनी आधुनिक के माध्यम से आज का दौर तो और अच्छा है। वैसे तो मध्य प्रदेश सारे अच्छे स्वनाम धन्य बड़े बड़े अलंकरण मिले हुए हैं। अगर स्टेट अगर फॉरेस्ट के टूरिज्म की दृष्टि से देखे तो ज्यादा पुरस्कार अगर किसी को मिल रहे हैं और सबसे तेज व्यापार वैसे हो रहा है तो टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म के भी अलग अलग आ रहा है। हमारा रिजर्व फॉरेस्ट में हमने 2 नए टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बनाए हैं। चीता तो सबसे ज्यादा फलता फूल नया चमत्कार मध्य प्रदेश की धरती से दिखाई दे रहा। हम उछलता कूदता कब राजस्थान आ जाता पता ही नहीं चलता है, तो वापस पकड़ के ले जाना पड़ता है, हमको मालूम है। लेकिन नहीं, ऐसी कई सारी चीजें वल्चर से लेकर के हमारे लिए अब मिनरल स्टेट है, बिजली सरप्लस है। मैं यही जरूर बोलना चाहूंगा कि हमारी सारी बातों में के साथ ही एक उदाहरण से बात समझ में भी आएगी। प्रदेश और राजस्थान दोनों परमात्मा की दया से विरासत सदियों से, लेकिन नदियों की मां मध्य प्रदेश भाग्यशाली है। हमारे यहाँ नदियों का मायका है, लगभग 100 से ज्यादा नदियां हैं, लेकिन राजस्थान की थोड़ी कठिनाई है। परमात्मा की लीला है, कोई बात नहीं। बहता पानी बहते बहते कहा छिपरा का पानी चंबल में, चंबल का पानी यमुना में, यमुना सागर में जा रहा है, पार्वती काली सिंध, इनके सबके से यमुना से वो। मेरठ में पूर्व विधायक और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम को उनके सरकारी मोबाइल नंबर पर बम से उड़ाने की धमकी भरा एक मैसेज मिला है। ये संदेश बंगाली भाषा में है और इसमें भारतीय न्यूज चैनलों को भी निशाना बनाने की बात कही गई है। धमकी मिलने के बाद संगीत सोम ने पूरी डिटेल्स प्रशासन और पुलिस को सौंप दी है। हाल ही में उनका एक बयान आया था शाहरुख खान को लेकर, जो विवादों में रहा, और इसके बाद उनकी सुरक्षा पर अब ध्यान दिया जा रहा है। आज की अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र रजोहा में बाइक को बचाने के चक्कर में एक सरकारी गाड़ी पलट गई। गाड़ी में सवार एसडीओ वन विभाग AK जोशी, उनके ड्राइवर और स्टेनो घायल हो गए हैं। एसडीओ तहसील दिवस में शामिल होने के लिए जा रहे थे और हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नवादा के पास पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात लुटेरे के टांग में पैर में गोली लगी। बदमाश ने 1 जनवरी को दंपति दिलीप कुमार और उनकी पत्नी से सोने के आभूषण लूटने और गोली मारने की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी अंतर्राज्यीय अपराधी है और उसके खिलाफ मैनपुरी, एटा, इटावा, फिरोजाबाद और औरैया में करीब 26 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मुठभेड़ में बाइक, तमंचा, कारतूस और लूटे गए सोने को बरामद किया है। इलाज के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला एक पुरुष जब बाइक से जा रहे थे तब 2 व्यक्तियों ने उनको रोककर उनके कान के कुंडल और कुछ पैसे उनसे बरामद किए थे, जिसमें FIR दर्ज करने के बाद हमारी कई टीमें काम कर रही थी और उसी दिन एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसी में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लगातार चेकिंग कर रही थी और आज चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त संदिग्ध बाइक आती हुई दिखी और उसी के दौरान जब भागने लगी तो पुलिस ने पीछा किया और उसमें दोनों तरफ से फायर हुई। जो अभी जो दूसरा अभियुक्त था वो
पुलिस मुठभेड़ हो गई, उसके पैर में गोली लगने के कारण उसको हॉस्पिटल भेज दिया। उससे जो कान में जो कुंडल पहने थे, जो चोरी हुई, उन्होंने जो लूट की थी, वो आज बरामद हो गए हैं। और वो बाइक भी आज बरामद इससे हुई है कि जिस बाइक से ये लोग जो घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। ये जो अभी अवैध पुलिस के द्वारा जो अभी मुठभेड़ में भेजा गया, इस पर लगभग 25 मुकदमे दर्ज हैं। कुछ मुकदमे इटावा के भी हैं, कुछ मैनपुरी के भी हैं, और एक जो है अहमदाबाद से भी ये वांछित है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।